हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, अनअकैडमी एमपीपीएससी व्यापम पर आप सभी का स्वागत। यहाँ पर जो क्लासेस हैं एमपीपीएससी के लिए और व्यापम के लिए अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिफरेंट एजुकेटर के द्वारा आपको कंडक्ट कराया जाता है। आज हम फोकस करेंगे जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है, इसमें पेपर 4 इथिक्स को लेकर। ये जो लेक्चर है इसका संबंध रहेगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो मुख्य परीक्षा है उसमें पेपर 4 इथिक्स। इसमें फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, सोशल वर्कर, ऐसे टोटल 19 लोगों को रखा गया है। इसमें हम पहले दयानंद सरस्वती को समझ चुके हैं। इसके पहले हमने कौटिल्य को भी देखा हुआ है, हमने प्लेटो को भी देखा हुआ है। आज हम डॉक्टर राजा राममोहन राय के बारे में बात करेंगे कि राजा राममोहन राय से संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको आपको कैसे लिखना है। यहाँ पूरा का पूरा जैसा मेंस में लिखेंगे वही फॉर्मेट में आपके सामने रखूंगा। तो इस फॉर्मेट को देख करके न सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं, इवन ये पूरा का पूरा मटेरियल एज इट भी यूज कर सकते हैं। 2016 का जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंस था उसमें मैं खुद अपीयर हुआ, उसकी आरटीआई से कॉपियां देखी, उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले हम एक इनका इंट्रोडक्शन रख सकते हैं कि जब हम किसी भी थिंकर, किसी भी सोशल रिफॉर्मर, सोशल वर्कर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो मेन पर्पज एथिक्स में रहेगा कि उसकी जो विचार थे वो बताना, उन विचारों की आज के समय प्रासंगिकता बताना या उनकी यूटिलिटी बताना, लेकिन उसके पहले हमें उसके बारे में थोड़ा उसका जो जीवन परिचय रहता है वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर राजा राममोहन राय जो थे ये भारत में पुनर्जागरण के जनक भी माने जाते हैं। यानी जो रेनेसा, पुनर्जागरण का मतलब ही होता है कि एक व्यवस्था अच्छी थी, उसमें फिर बुराइयां आई, तब उसमें फिर से सुधार करने के लिए जो कार्य किए गए उनको रेनेसा या पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक, सामाजिक आर्थिक नवीनीकरण के प्रणेता राजा राममोहन राय उच्च कोटि के विद्वान, समाज सुधारक, राजनैतिक धर्म सुधारक थे। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। ये इनके जो पिता थे धार्मिक सामाजिक मान्यताओं का पालन करने वाले व्यक्ति थे। इसका प्रभाव राजा राममोहन राय के जीवन पर भी पड़ता है। ठीक, इनके द्वारा कुछ संस्थाएं भी स्थापित की जाती हैं, कुछ पेपर भी निकाले जाते हैं, तो उनको भी आप चाहें तो थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। जैसे आत्मीय सभा की स्थापना 1851 में की गई, 1860 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1819 में मद्रास के प्रसिद्ध सुब्रमण्यम शास्त्री को मूर्ति पूजा के प्रश्न को लेकर वाद विवाद होता है और उस वाद विवाद में उन्होंने उनको पराजित किया। 1828 में वर्ल्ड पॉपुलर जो एक समाज है, सोसाइटी जिसे हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। आगे चलकर ये ब्रह्म समाज था वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये इनकी कुछ शुरुआती जीवन की बातें हो जाती हैं। अब हम इनके विचारों को देख सकते हैं। ये जो विचार हैं इनके, इन विचारों में जो हेडिंग दी गई है, इन हेडिंगों को आप एलेबोरेट करके दो दो लाइन करके लिखेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसे राजा राममोहन राय ने एकेश्वर संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, हर धर्म का, हर व्यक्ति का अलग ईश्वर नहीं होता है, सबके लिए एक ईश्वर, तो एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। इसके बाद ये धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। सहिष्णुता ये वर्ड अभी कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा भारत में आप सुनते रहे होंगे, टॉलरेंस, इंटॉलरेंस। तो धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करने का अर्थ रहता है कि सिर्फ अपने धर्म के लिए कट्टरता न दिखाओ, दूसरे धर्म की मान्यताओं को भी स्वीकार करो, दूसरे धर्म के व्यक्तियों के प्रति भी एक अच्छे भाव रखना चाहिए। तो इस बात का इन्होंने समर्थन किया है। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इनका मानना था कि भगवान या ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं बसता है, ये दिखावा है, बाहरी आडंबर है, इसको छोड़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा डॉक्टर राजा राममोहन राय ने सार्वभौम धर्म, ये मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल रिलीजन कह लें, कि विश्व के किसी भी देश में, किसी भी
स्थान पर रहने वाले व्यक्ति का कोई अपना अलग धर्म हो, इससे अच्छा है सबका एक धर्म हो, और वो धर्म क्या हो, मानवता के हित में काम करना। ये जातिगत जो संकीर्णताएं जो भारत में चलती हैं, उनके विरोध में रहते हैं। जाति के आधार पर जो लोगों के ऊपर निर्योग्यताएं, यानी निर्योग्यताओं का अर्थ रहता है कुछ बंधन आरोपित किए जाते हैं, उसके खिलाफ रहते हैं। ये परंपराओं का पालन करने की तो बात करते हैं, लेकिन उनका अंधभक्त होकर पालन करने के खिलाफ रहते हैं। यानी तर्क लगाएं, उसको देखें, लॉजिकल ठीक है, उपयुक्त है तो माना जाए। सिर्फ चली आ रही है वो प्रथा, इसलिए आज उसको मानने की आवश्यकता नहीं। नारी उत्थान का ये समर्थन करते हैं, इसके लिए इन्होंने प्रयास भी किए। ये स्वतंत्रता के विचार जो इनके थे, इन्होंने तो एक बार स्पेन में जब क्रांति हुई थी, उससे इतने प्रभावित हुए कि भारत में उन्होंने भोज का आयोजन किया था। ऐसे ही इनके प्रशासन संबंधी विचार हैं। अब उनको हम चाहें तो फॉर्मेशन अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें रेफरल कोड यूज़ करना होता है मुकेश लाइव या मुकेश कटारे। इसका बेनिफिट आपको यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है। जैसे अभी यहाँ पर MPPSC चैम्पियनशिप चल रही है, यहाँ मेरी जो क्लासेस हैं, मैं जो अभी करंट में एट प्रेजेंट ले रहा हूँ पेपर 2A 2020 के लिए ये कंडक्ट करा रहा हूँ। यहाँ पर एक बैच कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 2020 के लिए। इसमें हरी सिंह सर और मैं दोनों इसको कंप्लीट करा रहे हैं। स्टार्ट होने वाला है जियोग्राफी और इथिक्स को लेकर के, राइट। तो बैच कोर्स एक से ज़्यादा एजुकेटर इसे पढ़ाते हैं। क्या बेनिफिट हैं? तो बेनिफिट ये है, स्टडी फ्रॉम होम, साथ ही साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। अगर हम पैसे की बात करें, मुद्रा की बात करें, तो मात्र 17 रुपये पर डे खर्च होता है और उसमें आप स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लास का आनंद ले पाते हैं। इसमें फ्री स्पेशल क्लास है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट भी नहीं करनी होती है। साथ ही साथ EMI का ऑप्शन भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। भारत के जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी क्लास आप ले पाते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी यहाँ पर एक MPPSC की चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है, जो 17 मई को पहला इसका टेस्ट हो चुका है। अगला टेस्ट जो है वो होना है 31 मई को। तो इसके लिए आप एनरोल करा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर पूरा एनरोलमेंट का पूरा एक फॉर्मेट आ जाता है। मात्र 30 सेकंड में वो एनरोलमेंट हो जाता है। अगला टेस्ट 14 जून को होगा, 28 जून को, देन 12 जुलाई को होगा। तो इसको आप कर सकते हैं, ये दूसरा मॉक टेस्ट रहेगा, राइट। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 1 साल का 7,000 रुपये फीस है, 6 महीने का 5,600, 3 महीने का 3,500, 1 महीने का 1,400 रुपये। बट इतना आपको पे नहीं करना है। पेमेंट करते समय ये प्रोसीड टू पे के पहले रेफरल कोड मुकेश लाइव, मुकेश कटारी यूज करने पर आपको हर सेगमेंट में 10% फीस कम हो जाता है। 7,000 डिडक्ट होकर के 6,300 में 5,600 से 5,040 रह जाता है। तो ये आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुछ विचारों को डिटेल में एलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे पाश्चात्य शिक्षा संबंधी अगर राजा राम मोहन राय के विचार देखें, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया। 15 वर्ष की एज में ही इन्होंने इंग्लिश, उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी ऐसी 7-8 भाषाओं का इन्हें ज्ञान हो गया था। यानी ओनली 15 ईयर्स ऑफ एज। व्यक्ति 15 ईयर्स की एज में आज के समय उसको समस्याएं आती हैं, और ये तो उस दशक की बात है जब एजुकेशन काफी दूर दूर से लोगों को मिलती थी। ठीक, तो ये भाषाएं इन्होंने सीखी। इनके द्वारा संवाद, कौमुदी, मिरातुल नामक न्यूज़पेपर भी निकाले जाते हैं। फिर हम ब्रह्म समाज के बारे में लिख सकते हैं। राजा राममोहन राय समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, राजा राममोहन राय सती प्रथा के विरोध में भी थे, है ना। तो उसके पीछे एक कारण ये है कि इनके भाई की जो पत्नी थी वो सती हो गई थी, इसलिए इनके परिवार में जो घटना हुई उससे दुखी होते हैं, और उसके लिए इन्होंने उस समय ब्रिटिश भारतीय सरकार को सिफार पत्र लिखे, उनसे मांग की थी कि हमारे देश से ये सती प्रथा को समाप्त किया जाए। क्रांतिकारी जो विचार हैं उनके बारे में देख लें। राजा राममोहन राय महान क्रांतिकारी भी थे। उनकी क्रांति सीमाओं के बंधन से मुक्त थी। उनका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि भारत में ही हमें
आजादी मिलना चाहिए। ये किसी देश, किसी समाज की बाउंड्री को नहीं मानते हैं। जब स्पेनिश क्रांति होती है तो उन क्रांति मतलब कहीं ना कहीं आपको गुलामी से, आपको दास्ता से आजादी मिली होगी, तो उस हर्ष, उस खुशी को ये जाहिर करते हैं और इनके द्वारा एक भोज का आयोजन किया जाता है। ये किसानों का भी समर्थन करते रहते हैं। राजा राममोहन राय ने औपनिवेशिक काल में किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उसके खिलाफ संघर्ष किया, उसके खिलाफ अपने पेपर में, अपने पत्रिकाओं में, अपने भाषणों में संदेश को फैलाया, उनमें जन जागरूकता लेकर के आते हैं। ठीक ऐसे ही हम इनके और विचार देखें सर्वांगीण विकास संबंधी, कि राजा राममोहन राय व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के पुरोधा थे। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ शिक्षा मिल जाए, या व्यक्ति को सिर्फ रोजगार मिल जाए, या व्यक्ति को सिर्फ आवास मिल जाए। सर्वांगीण का मतलब है कि व्यक्ति को व्यक्ति बनाने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सेवाएं होती हैं, वो सब उसको मिलना चाहिए। उसे स्वतंत्रता भी मिले, उसको रोजगार भी मिले, उसे शिक्षा भी मिले, उसे समाज में समान रूप से अधिकार भी मिले। तो इन सब चीजों के ये समर्थक थे। इसके लिए इन्होंने जो कहा कि पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना चाहिए, क्योंकि उस समय का जो एक सिस्टम था, खासकर ब्रिटेन में डेमोक्रेसी थी, बट वो लोग हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं रखते थे। हमारे देश में वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन करते थे। ठीक है, तो ये आडंबर और दिखावा के पूरी तरीके से विरोध में थे। ऐसे करके हम इनके विचारों को 2 लाइनों में रखेंगे, आराम से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा कि वर्तमान में राजा राममोहन राय के विचारों की उपयोगिता क्या है, इनकी यूटिलिटी क्या है। तो देखिए, इन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। आज भी वर्तमान में सरकार का, राज्य सरकार का, समाज का दायित्व है कि महिलाओं को शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षा दी जाए, उपयोगिता है। इसके बाद ये समानता की बात करते हैं। समानता संबंधी विचार आज भी हर क्षेत्र में उपयोगी है। ये आडंबर या दिखावा, इन सब चीजों का विरोध में खड़े होते हैं, तो ये चीजें आज भी लागू होती हैं। हमें क्या, किसी भी परंपरा का सिर्फ इसलिए पालन नहीं करना चाहिए कि बस उसको किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या बात करते हैं, ये किसानों के समर्थन में आते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। वो विचार आज भी उसी रूप में लागू किए जा सकते हैं, है ना। क्रांति की जो बात करते हैं कि व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, वो विचार आज भी उपयोगिता से भरे हुए हैं। ऐसे करके इसको कंप्लीट करेंगे और फाइनली अगर ये फुल क्वेश्चन में आएगा तो हमें एक कंक्लूजन देना ही पड़ेगा। कंक्लूजन बहुत बड़ा नहीं होगा, 2 से 3 लाइनों में सफिशियंट होता है। और अगर ये 100 वर्ड के अकॉर्डिंग आता है, 150 वर्ड के अकॉर्डिंग आता है, तो फिर हम कंक्लूजन को लंबा ना करें या उसको छोड़ भी सकते हैं। मेन कंटेंट करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन लिखने के बाद जब क्वेश्चन समाप्त होता है, आंसर जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो नीचे एक स्ट्रेट लाइन इतनी जरूर आपको खींचना चाहिए। और इस लाइन में कोई डिजाइनिंग या आर्ट ना दिखाए, स्टार बना दे या कुछ नहीं, वो सब पहचान चिन्ह में काउंट होते हैं। मे भी फिर आपकी कॉपी वहां पर चेक ना हो। तो राजा राममोहन राय, उनके नैतिकता संबंधी विचार, उनके प्रशासनिक संबंधी विचार, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगली बार हम अगले किसी थिंकर को लेकर के तैयार करेंगे। थैंक यू।